सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आपके साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे अहम मुद्दे पर बात करते हैं। पाकिस्तान में एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं गुर्बत के डेरे हैं, महंगाई का राज है। जो गरीब था अब तो मिडिल क्लास तबके के लिए भी सिर्फ 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो गया है। और ये बात कितनी अफसोसनाक है कि एक ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, जिसमें आटा, चावल, चीनी, दादी अशिया और अनोश की कीमतें भी इस वक्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। दूसरी जानिब हम बात कर रहे हैं अगर कि बिजली बम गिरा दिया गया है और आवाम पर मजीद बोझ डाला गया है, तो अब ज़रा सोचें कि वो लोग जो पहले ही अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को बड़ी मुश्किल से चला रहे थे, बच्चों की फ़ीसें अदा कर रहे थे, अपना पेट भर रहे थे, अब वो क्या करेंगे सारे मुश्किल हालात में कि बिजली के भारी बर जो बिल्स हैं वो भी उनको अदा करने पड़ेंगे। और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि बिजली के फ़ी यूनिट कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। इसके साथ साथ कुछ नए टैक्सेस हैं जो आवाम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और अब सूरत हाल ये हो गई है कि मुल्क में एहतजाजी सिलसिला जारी है। कोई भी शहर हो पाकिस्तान का, कराची, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, इन तमाम शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए हैं, बिल जरा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ अब हिस्सेदार बन गई है ताजिर बरादरी, वकला भी और वो तमाम तंजीमें भी जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए किसी न किसी तरीके से बात करती हैं, काम करती हैं। तो ये अवामी रद्द-ए-अमल देखकर निगरान वज़ीर आज़म ने फैसला किया था, इजलास बुलाया था, जिसमें उन्होंने जुलाई में बिजली के बिलों में इजाफे के हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग भी मांगी थी। ब्रीफिंग उनको दी गई। इजलास में मुतालिका वजारतें बैठी, इदारे बैठे, मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात भी निगरान वज़ीर आज़म को फराहम तो की गई। वज़ीर आज़म ने कहा था कि वो बिजली के बिल में रिलीफ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के जायद बिलों के मसले पर बात भी करेंगे। मुशावरत भी उनसे मांगी गई। तकसीमकार कंपनियों को भी कहा गया कि बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से वो रोड मैप पेश करें, बिजली के शोबे की इस्लाहात, कलील वस्त और तवील मुद्दती प्लान भी दें। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इस मामले पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ भी सामने आ रहे हैं, जिसमें पेश है MKM पाकिस्तान, इसके साथ साथ जमात इस्लामी। उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अभी जो सड़कों पर एहतजाज हो रहे हैं कहीं खुदा न खास्ता वो खूनी फसादात में तब्दील ना हो जाएं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने के इक़दाम करें। साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि अगर उनकी हुकूमत आती है अगले इलेक्शन में तो वो 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। तो अब ये तो वक्त बताएगा नाजरीन कि कौन सी हुकूमत आती है और आवाम को कितना रिलीफ देती है। लेकिन अभी जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसका ये कहना है कि अपने जितने भी इख्तियारात हमारे पास मौजूद हैं उनमें आवाम को बेहतरीन रिलीफ देंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल ये है कि गंगा उल्टी बहती भी नज़र आ रही है। एक तरफ तो गरीब चक्की में पिस रहे हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि सियासी अफरा तफरी भी अपने अरूज पर है। एक जानिब मामला है इलेक्शन का, हल्का बंदियों का मसला, मुशावरतें हो रही हैं, नाराज़ियाँ भी सामने आ रही हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ भी हो रही हैं और हर गुजरते दिन के साथ एक नया मौजू सामने आ रहा है। बहरहाल इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत तो जारी है, लेकिन हम देखते हैं कि सियासी जमातें अब किस डगर पर चलती हैं, एक पेज पर आती हैं, नहीं आती। इन तमाम मसलों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुस्तकबिल करीब में मुल्क में कुछ मईशत की बेहतरी हमें नज़र आती है या नहीं आती, इस पर मुआशी अमूर के साथ भी हम बात करेंगे। और रिलीफ मिलेगा आगे आने वाले हाल या नहीं मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर माशात खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच खाकान साहब आपके वक्त का। अभी हम बात करें कि जो बिल्स रिसेंटली आए हैं इतने ज़्यादा बढ़कर आवाम को, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मुजाहिरे भी हो रहे हैं, हालात बदतर भी हो रहे हैं, कंट्रोल में रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे। अब आप बताइए कि आपके नज़दीक क्या तरीक़ाकार है कि आवाम को फौरी तौर पर कुछ रिलीफ मिल जाए और हालात थोड़े से कंट्रोल में आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान में जो बिजली के बिल लोगों को बढ़े हुए आए हैं उसको संभालने के लिए कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं, जिसमें बिलों को स्टैगर किया जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि जहाँ पर कोई अगर बिल किसी का 6,000 आना था और वो उसकी बजाय 9,000 आ गया है, तो वो जो 3,000 का एडेड अमाउंट है उसको स्टैगर किया जा सकता है। कुछ जो 200 और 300 तक के अमाउंट्स जो यूनिट्स हैं जिनकी सेल होती है, जो सार्फिन हैं, जिसमें तकरीबन 60 से 65% डोमेस्टिक लोग शामिल हैं,
उनका GST को रिकंसिडर किया जा सकता है। ये सब इसलिए ज़रूरी हो गया है कि ऑब्वियसली बिजली की कीमत बढ़ी। पिछले तकरीबन 20 माह में 2 बार रीबेसिंग हुई बिजली की कीमत। फिर हमारा जो इस वक्त डेट सर्विसिंग सरचार्ज है वो बढ़ा। इन सब चीज़ों को देखते हुए इट इज़ ट्रू कि लोगों के जो बिल हैं वो उनकी तवक्कुआत से ऑब्वियसली वो बहुत बढ़े हुए आए हैं। बिल्कुल। इन द शॉर्ट रन ये करने के लिए आपको IMF से दोबारा बातचीत ज़रूर करनी पड़ेगी। अच्छा। मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान IMF के जब प्रोग्राम में हो तो कोई भी काम करते हुए हमें फंड से एंगेज करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम से कतई तौर पे इनहराफ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह की हमारी एक्सटर्नल नीड्स हैं उसमें IMF के प्रोग्राम को में रहना और IMF को एज एन एंकर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। पर यह भी याद रखिए कि हमें खुद भी कुछ करना है। जब हमने अगर IMF के पास जाना है और ये डिस्कस करना है इशू, तो हमें उनको अल्टरनेटिव्स भी बताने हैं कि अगर हम कहीं पर स्टैगर कर रहे हैं और उससे सर्कुलर डेट अगर थोड़ा सा सितंबर के टारगेट्स के लिए बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अपनी रिकवरी बेहतर करें, अगर हम अपने T&D बेहतर करें, अगर हम अपने डिस्कोस की मैनेजमेंट बेहतर करें, हम हमारे पास बजट में कुछ प्रोविजंस होती हैं इमरजेंसी, हम उनको इस्तेमाल करें। हम कोई GIDC अगर अनकलेक्टेड है वो लेकर आएँ। कहने का मकसद यह है कि व्हेन यू गो टू द फंड तो जाने से पहले आप अपने कोई जो अल्टरनेटिव प्लान है वो सामने रखिए, जो रिसोर्सेज ला सकते हैं वो सामने रखिए, एंड देन यू टॉक टू IMF। और कुछ छोटे स्केल पर इस वक्त अगर रद्दोबदल करके ये जुलाई और अगस्त के बिलों को अगर आप संभाल सकते हैं, फिर विंटर्स आ जाएंगी, कुछ यूनिट्स भी नीचे चले जाएंगे, और फिर आप ऑफ कोर्स इन 2-3 माह में थोड़ा सा जो इन द शॉर्ट रन है अपना शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। खाकान साहब हमें ज्वाइन कुरैशी एनर्जी एक्सपर्ट है, उनसे हम जानते हैं कि एक तरफ तो IMF का मसला है ही है, लेकिन लोकली हम किस तरह से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हालात अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। थैंक यू सो मच उसामा साहब आपके वक्त का। अभी हम बात करें कि एक तरफ तो IMF के साथ हमारे मुआहदे के लिए हमने सर पैर एक कर दिया, हमने कहा कि ठीक है जो भी आप कहेंगे हम उसको मानेंगे। अब मान तो लिया, लेकिन अब उन क्राइसिस में फंस गए हैं कि अब इस क्योस की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें। आपके नजदीक क्या हल है अभी? देखें, जहां तक IMF के मुआहदे की बात है, IMF के मुआहदे में आई एम श्योर यही कहा गया होगा कि हम तो प्रिवी नहीं है उस मुआहदे के, लेकिन आई एम श्योर उसमें यही कहा गया होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रू प्राइस है वो सारी सब्सिडीज खत्म कर देंगे। हाँ बिल्कुल, सब्सिडी खत्म करें और जो ट्रू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कंज्यूमर को पास ऑन करें। अब इसमें एक तो होता है ट्रू प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी टैरिफ के अंदर शामिल है, बट अगर ओवरऑल देखें तो देयर आर लॉट ऑफ ड्यूटी टैक्सेस एंड एवरीथिंग। 40% के करीब को 35 से 40% टैक्सेस और सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो ऑब्वियसली उस सर्टेन स्लैब में कुछ लोगों के ऊपर लगता है, कुछ के ऊपर नहीं लगता। बट बिजली के बिल में एक्चुअली कॉस्ट ऑफ बिल जो है वो मेरे ख्याल 50-60% 70% होती है मैक्सिमम डिफरेंट स्लैब्स को अगर। इस वक्त ज्यादा फील क्यों हो रहा है ये सब कुछ? वो इसलिए हो रहा है कि हम ओवरऑल एक माशी बहरान टाइप की कैफियत में हैं। और बिल्कुल अगर आप देखें तो कंज्यूमर्स भी जो होते हैं, पूरे पाकिस्तान के कंज्यूमर्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो मोर देन 70% कंज्यूमर्स जो होंगे वो अंडर 300 यूनिट्स में होंगे या 300 यूनिट्स में होंगे। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इफेक्ट भी वही हुए हैं, क्योंकि सब्सिडीज जितनी भी थी वो नीचे लोअर कंजम्पशन टैरिफ वालों को, जिनकी कंजम्पशन कम थी उनको सब्सिडीज मिल रही। तो इम्पैक्ट ज्यादा वहाँ है जिनके बिल डबल हो गए या डबल से भी ज्यादा हो गए। अब आपने जो सवाल पूछा होना क्या, अच्छा इसके अंदर कुछ चीजें, कुछ सरचार्जेस हैं, जैसे सर्कुलर डेट का सरचार्ज है। सर्कुलर डेट अगर कंट्री में क्रिएट हुआ हुआ है, सरचार्जेस तो बहुत ज्यादा हैं, ऐसे टैक्सेस भी शामिल हैं जो हिडन है। तो मेरा सिर्फ क्या सवाल ये है कि अगर इनएफिशिएंसी को इसमें से निकाल दिया जाए, इनएफिशिएंसी को देखा जाए। अब जैसे कराची के कंज्यूमर्स का सर्कुलर डेट से आई बिलीव कोई ताल्लुक जी, तो कराची के कंज्यूमर्स को सर्कुलर डेट का जो सरचार्ज है वो नहीं लगना चाहिए। दिस इज माय व्यू के, क्योंकि सर्कुलर डेट तो वो ठीक है। उसामा, इस पर हम डिटेल में भी बात करते हैं। खाकान नजीब से बात करते हैं सारी सूरत हाल पर। पहले खाकान साहब, जिस तरह से हम बात करें कि अभी शॉर्ट टर्म मेजर्स जो आपने भी बोला कि लेने चाहिए, उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि ये जितने भी इदारे हैं बिजली पानी के, इसके साथ साथ हम बात करते हैं नेपरा की,
उनको भी इसके अंदर अपनी इनपुट देनी चाहिए ताकि वो सिचुएशन को कंट्रोल करने में किसी तरीके से मददगार हो सकें। देखिए, दूसरी बात हमें ये समझनी है कि जो बिजली का निज़ाम है, जिस तरह से हम इस वक्त इसको चला रहे हैं, इसमें कलीदी तब्दीली की ज़रूरत है। हमें ये मानना पड़ेगा कि फेडरल गवर्नमेंट में जो पूरा निज़ाम चल रहा है और उसके जो ज़ैली अदारे भी हैं, इनको हमें रीवैम्प करना पड़ेगा, डिस्कोस की मैनेजमेंट आउटसोर्स करनी पड़ेगी। इन द शॉर्ट रन तो उसमें हमें बोर्ड्स और सीईओज लगाकर संभालना चाहिए, बट इन द मोर मीडियम टर्म आई थिंक इसकी मैनेजमेंट हमें देनी पड़ेगी। हमें इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि सरकार जो है वो पॉलिसी मेकिंग भी करे, रेगुलेशन भी करे और साथ साथ पूरा ऑपरेशनली भी इसको चलाए। दूसरी बात यह है कि हमें अपना एक टैरिफ जो है स्ट्रक्चर, उसका पूरा रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है उसको देखना पड़ेगा। हमें अपना सब्सिडी का रिफॉर्म करना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट सब्सिडीज टू द कंज्यूमर्स में जाना पड़ेगा, जिसका मतलब है इनकम सपोर्ट को यूज़ करें ताकि लोग ये रियलाइज़ कर सकें कि उनको इस वक्त कॉस्ट ऑफ रिकवरी के बाद कितनी बड़ी सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली उनके घर पे आ रही है और वो उसका खुद फैसला कर सकें। अभी बात हो रही है प्रोविंशियलाइजेशन की, पर इससे पहले हमें इनका मैनेजमेंट या इनकी प्राइवेटाइजेशन जो है उस पर गौर करना है। फिर मैंने ये कहा है कि कॉस्ट साइड पे ज़रूर काम कीजिए, जिसमें आप लोकल थार है, ये जो हमारा डेट रीप्रोफाइलिंग IPPs के साथ कीजिए ताकि आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो नीचे आए। ये ऐसे कलीदी काम हैं जो कि अब करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं पाकिस्तान के लिए। ये किए बगैर पाकिस्तान ये जो सेक्टर है उसको चला नहीं सकता, और जो बिजली का सेक्टर है एक ड्रैग है इस वक्त हमारे पूरी इकोनॉमी पे भी और लोगों पर। और ये उसकी मोटर है क्योंकि पूरे मुआशी निज़ाम को उसने चलाना है। थैंक यू सो मच खाकान नजीब साहब, आपको इन कॉन्वर्सेशन हम वेलकम करते हैं। पीजे मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब आपके वक्त का। अभी हम बात करें कि जो बिल्स आ रहे हैं बिजली के ज़ायद और एक केओस की सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा हो गई है। गो के निगरां वज़ीर आज़म ने मीटिंग भी बुलाई है, लेकिन अभी तक उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटे में उनको तजावीज़ दे दी जाएँ। देखते हैं कि मामलात किस डगर पर चलते हैं। मैक्सिमम रिलीफ देने के हवाले से उन्होंने बात तो की है, लेकिन आपको लगता है कि जो इंटरिम सेटअप है उसके पास जो इख्तियारात अभी जो मिले हैं नए लॉज के तहत, उनके अंदर वो हमें ये दे सकेंगे रिलीफ? आम आदमी को इस हवाले से कुछ ना कुछ गुंजाइश मिल जाएगी बिजली के बिलों में कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके आसानी से? नहीं जी, इस तरह नहीं होगा कभी भी। ये तो एक ख्वाबी एक ख्वाहिश है, इस तरह नहीं होता। ये केयर टेकर्स हैं, दे आर नॉट द इलेक्टेड पीपल। इनको बिठाया गया है कि टिल द पीरियड, एक इंटरिम पीरियड है कि जब इलेक्शन होंगे फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी आएगी वो इसको देखेगी कि इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन देखें, हम बात करते हैं गरीब अली खान की, पाकिस्तान में गरीब को ये हो गया वो हो गया। पूरी दुनिया के अंदर वो मुल्क हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं और आपके पास कोविड के अंदर एग्जाम्पल आ गया है जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स है। वो क्यों है? क्योंकि आपका टैक्स बेस बहुत ब्रॉडन्ड है। ठीक है, वहां फॉल्ट लाइंस भी हैं, लेकिन टैक्स बेस बहुत ब्रॉडन्ड है जो कि आपको फिर सोशल सिक्योरिटी जो है वो आपको फराहम की जाती है जब आप इन टाइम्स ऑफ ट्रबल हो, पर्टिकुलरली इन कोविड जब इंडस्ट्री दुनिया की बिल्कुल नीचे चली गई थी। अब बात आती है पाकिस्तान की जी। हमने कभी भी, हम जो अब आज बात कर रहे हैं ये टांका पट्टी की बात है। हम बात करते हैं, हम ये सोचते नहीं है कि पाकिस्तान में जो जितने भी दरिया हैं ये रेन फेड रिवर्स हैं और ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं। क्या हमने कोई डैम्स बनाए? आप डैम्स पर लड़ जाते हैं, समुद्र में आप पानी फेंक देते हैं, जो कि 2 साल पहले इतना पानी समुद्र में फेंका है जबकि पूरा कैलिफोर्निया कवर उसे हो सकता था। ये क्यों है? क्योंकि हमारी नालायकी है। हम लंबा सोचते नहीं है, हम शॉर्ट टर्म हर चीज को सोचते हैं। आज आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, भाई इंटरिम गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो शॉर्ट टर्म एक आपका है ना, एक सोल्यूशन। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। हमने लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस देखने कि इसका क्या है। टैक्स बेस बढ़ाएं ताकि IPPs को रेगुलर पेमेंट्स हो और आपके जो कॉस्ट्स है वो कम आए। लेकिन एक तबका है जो कि अमीर तबका ले लो, मिडिल क्लास ले लो या टैक्स पेइंग तबका ले लो, पाकिस्तान में वही सफर कर रहा है इसके अंदर सबसे ज्यादा। गरीब है वो तो बेचारा वैसे ही मारा जा रहा है। लेकिन हमने जब तक टैक्स बेस को ब्रॉडन नहीं किया हम आगे नहीं बढ़ सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। और मेन जो चीज है कि हमारी जो वाटर कंजर्वेशन है ये बिल्कुल 0-0 है। कराची का हाल देख लें आप। ये कराची जिसको हम कहते थे बत्तियों का शहर, रौनकों का शहर, एग्जैक्टली। तो यही मैं बात से आपसे कर रहा हूँ। आज भी हम टैंकर के ऊपर चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर स्टेट, टैंकर के पानी दे रहे हैं, मिलियन 10-10 मिलियन के घर
and you know we are supplying them with water. Why? Because these are the issues. मीर साहब आप हमारे साथ ही रहे। अभी हम उसामा कुरैशी की टेक ले लेते हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। जो क्वेश्चन आपने किया वो बहुत रेलिवेंट है, डेफिनेटली मैं उनसे पूछना चाहूँगी। उसामा, एनर्जी कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है, टैक्स बढ़ते हैं, बिल बढ़ता है, आम आदमी के मसले भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हम बात करें अगर अशराफिया की तो वो तो मुफ्त बिजली लेती है, उनके यूनिट्स भी फ्री हैं, उनके मसाइल भी वो नहीं है जो हमारे मसाइल हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह से, जैसे पीजे मीर साहब फरमा रहे हैं कि डैम्स हैं नहीं, आप वो सारे इकदाम करें, वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो करें जिससे इसकी कॉस्ट को नीचे लाया जा सके। आपके नज़दीक इमीडिएटली ये सारे इकदाम करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, ये जो आज हो रहा है ये हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे, कोई पिछले चंद सालों से हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे। उसकी कई वजूहात हैं। देखिए, नए पावर प्लांट्स आ रहे हैं, वो डॉलर के साथ उनका टैरिफ इंडेक्स है, तो जैसी डिवैल्यूएशन होगी रुपये की, डॉलर टैरिफ बढ़ेगा, क्योंकि टैरिफ आपका डॉलर में है एक्चुअली। जो आपके जो नए पावर प्लांट जो पिछले चंद 7-8 सालों के अंदर आए हैं, या इससे पहले वाले तो चले पिछली गवर्नमेंट ने निगोशिएट करके उसको डॉलर की प्राइस को जो है वो सेट कर दिया था एक सर्टेन लेवल के ऊपर। अब वो पुराने जो पावर प्लांट्स हैं, अब वो डॉलर की वजह से उनकी प्राइस नहीं बढ़ती। दूसरी बात है, हम इंपोर्टेड फ्यूल पे इन्हिसार करते हैं, हम एलएनजी पे पावर प्लांट चलाते हैं। एलएनजी, एक तो ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो एलएनजी की प्राइस भी बढ़ती है, फिर ऊपर से जब रुपी डिवैल्यू होता है, डॉलर बढ़ता है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो बिजली आज जिस कीमत पे पैदा हो रही है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें ये अग्रीमेंट सारे रीनेगोशिएट करने पड़ेंगे। डैम्स की जहाँ तक बात है, लेकिन ये सब बहुत लॉन्ग टर्म चीजें हैं। डैम्स बनने में 10-10 साल लग जाते हैं। हमारे यहाँ तो डैम्स पे पॉलिटिक्स होती है कि डैम्स बनने के ऊपर पॉलिटिक्स होती है हमारे। अभी राइट नाउ अगर इमीडिएटली देखा जाए तो इस वक्त मुल्क की जो इकोनॉमिकल सूरत हाल है उसके अंदर तो मिडिल क्लास तो बिल्कुल काइंड ऑफ वाइप ऑफ हो रही है। और बिजली इज समथिंग जो कि नेसेसिटी है, बिजली के बगैर नहीं रह सकते अब लोग। एग्जैक्टली, ये वो बात नहीं है कि बिजली लग्जरी नहीं है, बिजली के बगैर नहीं रह सकते। तो आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऊपर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप मौसम देखने की तेजी से तब्दील हो रहा है। पहले इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जो अब इतनी गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। तो मतलब बिजली एक नेसेसिटी है। और इसके ऊपर मेरी अपनी जाती राय के अंदर इमीडिएट काम ये है कि आप कम से कम 200 से 300 यूनिट वालों को रिलीफ दें, जो कि बहुत ज्यादा पिस रहे हैं, जो मेजोरिटी के अंदर है इसमें। दूसरा, इनएफिशिएंसीज के जो पैसे आप आवाम से रिकवर कर रहे हैं वो सरकार से रिकवर है। दूसरा, जो आपने फ्री बिजली की बात, बिल्कुल फ्री बिजली किसी के लिए नहीं होनी चाहिए आइडियली, बट अगेन अगर इसको ब्रॉडर पिक्चर के अंदर देखें, बिगर पिक्चर के अंदर देखें, तो उसकी कंट्रीब्यूशन शायद इतनी कोई ज्यादा ना हो, लेकिन ऑप्टिक्स वाइज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कि एक तरफ जो है जो डिसीजन ले रहे हैं लोग बिजली के बिलों के बारे में या बिजली के टैरिफ के बारे में, उनकी अपनी बिजली तो फ्री है। सो ऑप्टिक्स वाइज इट हैज वैल्यू, बट अगर ओवरऑल पिक्चर, बिगर पिक्चर में देखें तो शायद उसका क्वांटम इतना ना हो। बट अगेन बिल्कुल करना चाहिए ताकि उनको भी पता चले जब जेब से बिजली का बिल जा रहा है, फीलिंग आ सके अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत सारे लोग कुरैशी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ थे। उनकी राय में कम से कम 300 यूनिट जो है वो गरीब तबके के लिए फ्री होने चाहिए और उसके अंदर उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए। मीर साहब, आपकी तरफ ये तो बात हो गई एनर्जी क्राइसिस की और बिल बढ़ने की और सारी सूरत हाल जिससे जो है आवाम मुतासिर हो रहे हैं। दूसरा मसला जो चल रहा है इस वक्त वो इलेक्शन का मसला है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आवाम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं उससे भी और मुतासिर भी होंगे। आपके नज़दीक अभी जो मुलाकातें चल रही हैं, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जितनी भी सिटिंग्स हो रही हैं, आपको लग रहा है कि हल्का बंदियों का मामला भी बहुत जल्द रिजॉल्व हो जाएगा और जल्द अज जल्द हम इलेक्शन में जा सकेंगे? देखिए ना, अब आपने ये सवाल किया है, हम पूरे पाकिस्तान में ये लगे हुए हैं कि कौन पार में कौन आएगा। ये नहीं सोचा, ये जिस तरह भी आपके पास एक एनर्जी एक्सपर्ट्स आए हैं कि ये बैठ के एनर्जी की बात करें, क्योंकि अगली हुकूमत जो है, अगर आप एनर्जी और अपने जो आपके जो आवाम की सहूलत की जो चीजें हैं उस पर आज बात नहीं करेंगे तो अगली हुकूमत तो बैठ जाएगी। अगली हुकूमत तो 4 महीने नहीं चल सकेगी अगर आप इसी क्राइसिस में रहे। वो तो इलेक्टेड होगी ना, ये तो इंटरिम है, वो इलेक्टेड होगी, उसको तो ठहरने का मौका नहीं देगा, मौका ही नहीं देगी आवाम। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन ऑल फ्रंट्स। इलेक्शन कमीशन, मैं हमेशा कहता हूं, इट्स अ फेलियर। क्यों? क्योंकि इसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। ये बिल्कुल लेट रहे, डोसाइल, प्लेसिड। अभी सॉरी टू कट यू, लेकिन सबसे अहम जो मुद्दा है इस वक्त वो ये है कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है? क्या ये तय हो गए? आप बताइएगा कि अभी क्या इलेक्शन कमीशन डेट फिक्स करेगा इलेक्शंस की, या वही मसला चल रहा है अभी सदर ममलिकत वाला? इलेक्शन कमीशन जो अपेलेट अथॉरिटी है वो है इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल 75A। और उसके बाद जब ये प्राइम मिनिस्टर ने, शहबाज ने इसको डिसॉल्व कर दिया असेंबलीज को, तो फिर इट इज ऑब्लिगेटरी
for the president to ask the election commission, that is, this is the constitution, कि आप इलेक्शन कब कराएंगे. अब वो डेट नहीं दे रहे. The question is कि वो भी एक टेक्निकल हो गए हैं, उनके पास भी आपने देख लिया एक गलत चीज हुई है, जैसे भी हुई है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस अंडरमाइन हो गया है. अब इसकी इंक्वायरी को किसी को पता नहीं है, हम बातें तो कर रहे हैं, वी डोंट नो कि किसी को पकड़ा है आपने कि भाई उनके पेपर्स इलेक्शन कमीशन को गए या नहीं गए, या रिपोर्ट्स गई नहीं गई, वी डोंट नो. सो दिस इज ऑल कंफ्यूजन. अगर तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं देगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि 90 डेज से आपने करना है, तो अगर तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना है तो देन यू हैव टू हैव इट इन 90 डेज. लेकिन अब आप प्रैक्टिकल साइड पे जाएं, क्या इज द इलेक्शन कमीशन प्रिपेयर्ड फॉर इट? क्या उन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जितने भी अपने हल्का बंदी है ये इन्होंने क्या कंप्लीट कर ली है? विल दे बी एबल टू डू इट? फिर आपने कहा सेंसस, क्या सेंसस कंप्लीट हो गया आपका? तो इसमें बड़े लकूनास हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो कि नजर आ रहे हैं. लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर आप देखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन कर देंगे, 90 डेज का पीरियड आउट हो जाएगा. एक और जो चीज है मैं जरूर कहूंगा कि अब वक्त आ गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करें, इसको रिविजिट करें, क्योंकि आपने हर जगह देख लिया हर सियासी जमात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की मिस इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रिटेशन अपने तहत कर रही है. Exactly. वो जो कोर्ट कहता है उस तरह होती नहीं है. तो आप इसको पार्लियामेंट जब आती है नहीं तो उसके अंदर इसको रिव्यू कर ले, रिविजिट कर ले, तो ताकि कम से कम हमें इन फ्यूचर आगे ना हो. देखें, गवर्नमेंट आएंगी, गवर्नमेंट्स जाएंगी, द स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैज टू रिमेन एंड इट विल रिमेन. सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लॉन्ग टर्म. हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे, शॉर्ट टर्म तो अब उन्होंने कहा है ना कि हमारे एक्सपर्ट ने कि 300 यूनिट दे दें, तो ये 300 यूनिट जब देंगे तो इसकी जो शॉर्टफॉल है ये तो कहीं पे आएगी ना. ये तो मसला दूसरी तरफ कन्वर्ट हो जाएगा. थैंक यू सो मच पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे. कमी थी गुफ्तगू के सिलसिले को, वरना उनसे आगे भी बढ़ाते प्रोग्राम में. अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, उसके बाद दोबारा मिलते हैं. वेलकम बैक. प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद. और अब हम बात कर रहे हैं, सेगमेंट है कोर्ट की खबर. कोर्ट की खबर में आज हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट न्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ होंगी. मैं अब तारुफ करा देती हूँ, एहतशाम कयानी हमें ज्वाइन करेंगे. इसके साथ साथ नुमाइंदे खुसूसी जुल्करनैन इकबाल भी हमारे साथ होंगे और इमरान वसीम भी हमें ज्वाइन करेंगे. थैंक यू सो मच एहतशाम. आप सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से जो आज की कार्रवाई का अहवाल है वो बताइएगा. देखिए, तोशाखाना केस में आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ के दलाइल हुए हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता समात पर तबीयत नासाजी के बायस वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए थे और उनकी वजह से एक एडजर्नमेंट मज़ीद हुई थी और 3 दिन और गुजरे थे. आज वो अदालत में पेश हुए और चेयरमैन PTI के जो वकला हैं उनकी जानिब से 6 नुकात थे जिनकी बुनियाद पे वो चाहते थे कि चेयरमैन PTI को सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई दी जाए. उन 6 नुकात पर जो उनके दलाइल थे उनको नोट किया गया और आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने उन तमाम नुकात पर अदालत के सामने वो दलाइल रखे. उन्होंने कहा कि जुरिस्डिक्शन का एक नुक्ता उठाया गया था कि ये ट्रायल कोर्ट सेशन अदालत की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, बल्कि ये दरख्वास्त जो थी ये पहले मैजिस्ट्रेट की अदालत में जानी चाहिए थी. तो उस पर आज उन्होंने कहा कि CRPC में ऐसा हो सकता है, लेकिन PPC में ये ऐसा नहीं होता कि ट्रायल कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट की अदालत है उसमें जाए और ट्रायल कोर्ट ट्रायल ना करे. और अगर ऐसा जुरिस्डिक्शन का कोई इशू आ भी जाए कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में होनी थी, वहाँ से दूसरी अदालत में गई, लेकिन ट्रायल जो है वो सेशन अदालत ने ही करना था और ट्रायल दुरुस्त फोरम पे हुआ. उन्होंने कहा कि ये एतराज़ था कि इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त तौर पर ये इजाज़तनामा नहीं दिया कि ये कंप्लेंट जो है ट्रायल कोर्ट में दायर की जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 5 मेंबरान पर मुश्तमिल है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई मेंबरान हैं और उनकी इजाज़त से ये कंप्लेंट दायर होनी थी, लेकिन उनका इजाज़तनामा मौजूद नहीं था और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने अपनी जानिब से ये इजाज़त जो थी ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को दी. हालांकि सेक्रेटरी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन नहीं है. तो आज अमजद परवेज़ ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये हिदायत की थी कि चेयरमैन PTI के खिलाफ ये शिकायत दायर की जाए और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने उस बुनियाद पर यह दायर की. हालांकि अदालत इस नुक्ते से उस तरह सेटिस्फाई नहीं हो सकी. अमजद परवेज़ ने अदालती फैसलों के हवाले भी दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ऑफिस को ये डायरेक्ट किया है तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने
किस तरह ये अज्यूम कर लिया कि उन्होंने कंप्लेंट दायर करनी है, क्योंकि वहाँ पे डीजी लॉ हैं, दीगर अफसरान भी थे। तो अमजद परवेज़ ने कहा कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वही एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के सरबराह होते हैं। तो अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जब कमीशन ने ये ऑर्डर किया था तो उनको खुसूसी तौर पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिख देना चाहिए था, और उन्होंने इस पर यह भी पूछा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कोई ऑर्डर करें या रजिस्ट्रार के जरिए कोई कार्रवाई करना चाहें तो रजिस्ट्रार को वो रजिस्ट्रार के नाम पे ये कहेंगे या फिर ऑफिस को डायरेक्ट करेंगे। तो अमजद परवेज़ ने ये कहा कि दोनों सिमिलर ही बातें हैं। आज अमजद परवेज़ एक बार फिर से इल्तवा मांगना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हो सकेंगे क्योंकि ख्वाजा हारिस का जो बयान हल्फी है उसकी तस्दीक शुदा कॉपी उनके पास नहीं है, लेकिन अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आज ही इसको कंक्लूड करेंगे। तो उन्होंने आगे मुख्तसर दलाइल दिए और उसके बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा जो हैं उन्होंने भी जवाबुल जवाब में कोई ज़्यादा दलाइल नहीं दिए, एक दो पॉइंट्स पे उन्होंने वाजे करके उन्होंने भी कंक्लूड किया। अदालत ने अब फैसला महफूज कर लिया है जो कि कल 11 बजे सुनाया जाएगा और फिर कल का वक्त दिया गया फैसला सुनाने का, तो कल तक इंतजार करना होगा। एहतशाम हमारे साथ ही हैं। अब हम बात करते हैं इमरान वसीम हमारे साथ हैं। इमरान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनको सिक्योरिटी रिपोर्ट है वो भी पेश की गई है, क्या कहा गया है, क्या डिटेल्स दी गई हैं इस रिपोर्ट में? अच्छा, बिल्कुल, ये अटक जेल के जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्मनामे की रोशनी में, और आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई है। 13 सफ़ात की ये रिपोर्ट है जिसमें जो असल जो मतलब बात लिखी गई है कि वहाँ पे कंडीशन क्या है चेयरमैन पीटीआई की। तो इस बारे में कहा गया है कि उन्हें जो मैनुअल है उनके साथ जो खाना है उनके साथ कंसल्टेशन के साथ उनका एक डाइट प्लान बनाया गया है, उसके मुताबिक उन्हें लंच दिया जाता है, उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाता है, उन्हें डिनर दिया जाता है, जिसमें अगर हम सरसरी सी नज़र पे देखें तो उसमें सुबह के नाश्ते में उन्हें अंडा ऑमलेट, उसके साथ उन्हें दही दिया जाता है, और इसके अलावा दोपहर में देखें तो वो जो जेल मैनुअल के मुताबिक या जो कंसल्टेशन की गई है चेयरमैन पीटीआई के साथ उसके मुताबिक जो है वो दाल चावल भी हैं, उसमें दालें भी हैं उसमें, लेकिन हर खाने में ये देखा है कि दही ज़रूर दिया जा रहा है, फल दिए जाते हैं, रात के खाने का भी मेन्यू दिया गया, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अगर फरमाइश करें तो चेयरमैन पीटीआई को जो है वो देसी खाने में बनाया गया, देसी घी में बनाया गया जो देसी चिकन है वो भी दिया जाता है हफ्ते में 2 मरतबा, और देसी घी में बनाया गया जो मटन है वो भी फराहम किया जाता है। सिक्योरिटीज़ के हवाले से बात करें तो 54 एहलकार जो है वो चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के ऊपर मामूर हैं, और अगर उन्हें मतलब अगर वो जेल में हैं तो वक्त गुजारी के लिए उन्हें वहाँ पे मुताले के लिए किताबें भी फराहम की गई हैं। इसके अलावा 21 इंच का जो है वो टेलीविज़न चैनल भी वहाँ पे लगाया गया है, टेबल भी है, कुर्सी भी है, लेकिन ये रिपोर्ट में नहीं लिखा गया कि जो टीवी वहाँ पे मौजूद है, हालांकि वहाँ पे कोई केबल का कनेक्शन है, पीटीवी लगता है, कौन सा चैनल दिखाया जाता है, अखबार दिया गया है, ये भी कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो डॉक्टर्स हैं वो 24/7 जो है 5 डॉक्टर जो हैं वो उनके मेडिकल के हवाले से, फैसिलिटी के हवाले से मौजूद होते हैं, और जो भी खाना उन्हें दिया जाता है वो डॉक्टर के चेक करने के बाद उनको फराहम किया जाता है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट तफसीली तौर पर 13 सफ़ात पर मुश्तमिल आज पेश की गई है चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, 3 अहम खबरें हैं जिसके हवाले से हम आपसे बात करेंगे, आपसे डिटेल्स लेंगे। एक तो अहम मुद्दा है चीफ जस्टिस की बेंच से अलहदगी का मामला, और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मसला ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात का जो सदर से मुलाकात के हवाले से एक मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुँचा, उसकी डिटेल्स भी हमें दीजिएगा, और साथ ही साथ एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जो दायर की गई है पीटीआई की जानिब से कि आइनी मसला है 90 रोज़ में इलेक्शन के कंडक्शन का, इसके ऊपर आप हमें डिटेल्स दीजिएगा। देखिए, अगर सबसे पहले बात करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, तो क्योंकि उनका जो रिटायरमेंट का टेन्योर है वो 16 सितंबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है, जो कि हफ्ते का दिन बनता है। उनका आखिरी वर्किंग दिन 15 सितंबर है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे फैसले हैं, जजमेंट्स हैं जो रिजर्व की हुई थी, कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर तो जारी किए थे, तफसीली वजूहात अभी तक नहीं आई थी। बहुत से फैसले हैं जो उनके साथी जजेस ने लिखे हैं जिनको पढ़कर उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करने हैं, क्योंकि वो बेंच का हिस्सा थे, इसलिए ये पूरा हफ्ता उन्होंने एक तरह से जुज़वी तौर पर चैम्बर वर्क करने में गुजारना है। और गुज़श्ता रात तो तक ये मामला था कि चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला ये किया कि वो चैम्बर वर्क करके अपने इस काम को मुकम्मल करेंगे। अलबत्ता जो नैब तरमीम केस है जो कल से शुरू हो रहा है जिसकी समाअत, उसके हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना जो खुसूसी बेंच है वो बरकरार रखा है कि वो नैब तरमीम का केस ज़रूर सुनेंगे, जैसा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि वो जाने से पहले इसका फैसला करना चाहते हैं, वो केस वो सुनेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी
कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तोशा खाना में क्या आता है, इसके बाद अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो दरख्वास्त को निपटाने के लिए, और अगर नहीं मुअत्तल होती सूरत पे आगे क्या करना है, उसके लिए तोशा खाना का केस ऐन मुमकिन है कि समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। इसके अलावा मज़ीद वो कोई केस इस हफ्ते में नहीं सुनेंगे और अपने फैसलों को ज़्यादा से ज़्यादा जारी करने की कोशिश करेंगे उनको तैयार करके। दूसरी जो बात आपने की चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो सवाल आपने पूछा, उस हवाले से ये है कि क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनकार कर चुके थे सदर मुमलिकत को मुलाकात करने से, और उनका ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में क्योंकि तरमीम हो चुकी है और अब तारीख देने के इख्तियार सदर मुमलिकत के पास नहीं रहा, इसलिए मुलाकात बेसूद रहेगी, वो मुलाकात नहीं करना चाहेंगे। इस हवाले से जो मकामी एक वकील हैं इबादुर रहमान लोधी, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि आइन का आर्टिकल 48(5) है जो यकीनी बनाता है कि सदर ने 90 दिन के अंदर इंतखाबात यकीनी बनाने की तारीख देनी है, लिहाजा इलेक्शन एक्ट के तहत उसको बुनियाद बनाकर सदर मुमलिकत के आइनी इख्तियार को कर्टेल नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत से सदा की गई है कि वो ना सिर्फ ये करार दे कि तारीख देना सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है, बल्कि ये भी करार दे कि इलेक्शन कमीशन का जो मुलाकात ना करने का फैसला था वो आइन के खिलाफ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 90 रोज़ में इंतखाबात के लिए ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया और कहा गया है कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला था वो ना सिर्फ आइन के खिलाफ था, बल्कि आइन वाज़ेह तौर पर इस हवाले से कहता है कि 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होंगे, इसमें तौसीक की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा जो भी कोई ज़रूरी इकदाम इससे पहले करना था उसको 90 डेज़ की जो लिमिट है उसके अंदर महदूद किया जाए और 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से निगरान हुकूमत समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जो मुनासिब अहकामात हैं वो अदालत की जानिब से जारी किया जाए। ये सदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है। आर्टिकल 184(3) के जरिए दरख्वास्त दायर की गई है। इस हवाले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट बार भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकी है और उनकी दरख्वास्त के ऊपर कोई एतराज़ नहीं लगा था। एतराज़ के मरहले से वो गुजर कर उसका नंबर अलॉट कर दिया गया है, इसलिए इम्कान है कि सिमिलर नेचर की जो दरख्वास्त PTI की है ये भी शायद एतराज़ात के मरहले से ना गुजरे। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुल्करनैन इकबाल, इमरान वसीम और एहतशाम कयानी हमें कोर्ट की सारी खबरों के डिटेल्स दे रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब हम एक अच्छी खबर शेयर करते हैं खेल के मैदान से। अरशद नदीम जो कि हीरो बन चुके हैं, अब डेफिनेटली वो पहले भी हीरो थे, उन्होंने 2 मुकाबले जीते थे, लेकिन अब एक बड़ा वर्ल्ड ओलंपिक्स का मुकाबला उन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो में। तो अरशद नदीम ने पाकिस्तान को अभी जो तमगा दिलवाया है और आगे आने वाले वक्त में वो कितने पुरज़्म हैं, कितनी मुश्किलात हैं उनके इस सफ़र में। ज़ाहिर एक छोटे से गाँव से का ताल्लुक था और बड़ी लंबी उनकी एक जिद्दोजहद है इस मकाम तक पहुंचने में। तो आज हम अरशद नदीम सिंह के सबसे पहले तो हम उनको मुबारकबाद देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रोशन किया और आइंदा आने वाले वक्त में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे बहुत से मुकाबले वो जीतें और इंडिया से भी जीतें। अभी तो डेफिनेटली नहीं जीत सके, अभी उनको मिला है चांदी का तमगा। अरशद नदीम हमारे साथ हैं, हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी अरशद, वेलकम टू द शो और अभी मुबारकबाद देते हैं आपके इस कामयाबी के लिए। आपको सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी आपको कैसा लग रहा है ये तमगा जीतकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में ये मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री कायम की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है और पाकिस्तान की तारीख रकम की है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह पाकिस्तान का जो है वो नाम पूरी दुनिया में बुलंद करता रहूँगा। अच्छा, तो अरशद अभी ये बताइएगा कि अभी आपकी ज़ाहिर है एक बड़ी लंबी जिद्दोजहद होगी, स्ट्रगल होगी इस मकाम तक पहुंचने के लिए, एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखना और फिर उसकी सारी स्ट्रगल, ये क्या स्टोरी है? कितनी मेहनत आपको दरकार थी? किन किन ने आपका साथ दिया? कैसे पहुँचे आप इस मकाम पर? जी बिल्कुल, क्रिकेट छोड़ के मैं एथलेटिक्स में आया तो मुश्किलातें तो बहुत सारी आती हैं, बस उसको हैंडल करके आगे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचा हूँ। तो बस ये पाकिस्तानी कौम की दुआओं से और मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उनकी मेहनत है, मेरी अपनी मेहनत है, तो अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है। अच्छा, और अभी आगे आने वाला वेंचर जो है वो आपका है पेरिस ओलंपिक्स, ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। इसके लिए आपने क्या तैयारी की है और अभी क्या समझ रहे हैं, कितना पुरज़्म है अगली जीत के लिए और उसमें क्या नंबर 1 आने की दौड़ में आप देख रहे हैं कि अब आप नंबर 1 आएंगे? उसके लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितनी तैयारी की है, हमें बताइएगा। आज बिल्कुल आगे एशियन गेम्स आ रही है और पेरिस में जो 2024 में ओलंपिक्स हो रही है उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ओलंपिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह
अपना इंशाल्लाह बेस्ट करेंगे। इंशाल्लाह, विश यू गुड लक और डेफिनेटली आप जीत कर आएंगे। आप हमारे हीरो भी हैं। अरशद नदीम हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए एक अहम स्टोरी है जिस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर इस पर बात हो रही है। ये सोशल इशू भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फातिमा बच्ची का मामला, रानीपुर की हवेली का मामला, असद शाह का मामला जिस पर अभी तक बात हो रही है और डेफिनेटली इस पर बात करनी भी चाहिए क्योंकि ये जो वाक़यात हैं ये तवातुर से बढ़ते ही जा रहे हैं और ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है कि किस तरह से एक बासर जो शख्स है वो अपने घर में काम करने वाली जो मुलाजमाएँ हैं उनको तशद्दुद का निशाना बना सकता है। किसने उनको ये फ्री हैंड दिया है कि वो किसी को भी तशद्दुद का निशाना बनाए। मुलाजमीन के भी कुछ हुकूक होते हैं, उन हुकूक को सरीहन नज़रअंदाज कर देना और किसी भी तरीके से किसी को भी फिज़िकल टॉर्चर का निशाना बनाना, कानून इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए ऐसे तमाम तर कल्प्रिट्स के लिए। अब इस केस में हुई है क्योंकि डिफरेंट बातें सामने आ रही हैं कि ये जो मुल्जिमान हैं इनको घर भेज दिया जाता है, इनको रिहाई दे दी जाती है, फिर इनको वापस जेल में लाया जाता है। इस पर क्या अपडेट्स हैं हम जानते हैं। बो न्यूज़ के नुमाइंदा नदीम शेख हमारे साथ हैं। नदीम, बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस केस के हवाले से कि उनको छोड़ दिया था फिर उनकी गिरफ्तारी दोबारा अमल में लाई गई? बिल्कुल, रानीपुर में जो है काम करें मामला जारी है। आज जो है मजीद 11 अफराद की डीएनए टेस्ट सैंपल लेकर कातिल पार्टी भेजा दी गई है, जबकि मुलजिम असद शाह के ड्राइवर एजाज कासली को भी कराची से गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक असद शाह का ड्राइवर एजाज कासली फातिमा कत्ल के मामला मंजर पर आने के बाद रानीपुर से फरार हो गए थे, जबकि डीएनए टेस्ट करवाने वाले अफराद की तादाद 21 हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक फातिमा केस में तफ्तीश का अमल तेजी से जारी है। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट आते ही मरीज मुल्जिमान को ठीक है, मजीद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा मुल्जिमान कौन कौन से हैं। नदीम शेख हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साथ ही शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।